पेजेस ये फहद को कहीं इधर ही देगा। फहद को फहद को बुलाइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक है? ये अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये आप इधर ही दोगे ना? आप इधर ये कर लो शुरू में। फहद बाहर खड़ा तो नहीं? क्लास शुरू कर लो। ये लाइट्स वगैरह जला लो पीछे का जरूरत है। ये पहले आगे पूरा कर दें, ये पीछे जो खड़े हैं पहले मैक्सिमम देख लें आगे जितनी जगह बन सकती है। इन्हें कहाँ भेज रहे हैं? नहीं बुला लो इधर उधर, उसे तो उधर से बुला लिए सब। अच्छा ये लाइट्स पीछे की जरूरत है तो चला लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ सबको जी। सब ठीक ठाक है जी प्लीज? ये सबको पेजेस मिल गए प्लीज? चलिए सर सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पास जरा ये जो एक सिंगल पेज है जरा सामने रखना था। जिनके पास पेज नहीं जरा बता दो जरा, ये आगे जरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जरा रहिएगा। आपको वैसे शेयर करवा दिया मैंने। आपके आपको पेज अभी मिल जाएगा तो आप परेशान नहीं होइएगा, मेरे साथ चलिएगा। जिन हजरात के पास पेजेस नहीं है जरा बता दें यार। चलो बेटा सिलेबस का इंट्रोडक्शन से यार स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है जी, पता सबको? सब्जेक्ट का नाम तो पता होगा ना यार? बोल दें क्या नाम है सर? अच्छा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। मैं इस वक्त अजीम करूंगा मेरे इस वक्त क्लास में मेजोरिटी मेरा ख्याल है कि वो हजरात हैं जो पीएससी के फौरन बाद FA1 कॉस्ट वगैरह ले रहे होंगे। दरअसल मुझे बता दें जरा, जो FA2 वाले हजरात हैं जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, एक तो ये साहब हैं जो FA2 के साथ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब मेजोरिटी वही है जो PRC के बाद अब FA1 में आई होगी और FA1 के साथ अपने कॉस्ट लिए। ऐसे ही है ना? PRC के पेपर्स के फौरन बाद अब यहाँ तक आए। PRC में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो थोड़ी सी पढ़ ली, अब सबका पता ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आइडिया है ना यार? पेपर दिया ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यार? किस नाम से? सॉरी नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वर्ड सुने ना सारे आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम यूजर्स के लिए। ये वर्ड भी सुना होगा आपने। और यूजर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट यूजर होता है कंपनी का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है। और अगर कंपनी है तो फिर शेयर होल्डर होता है। जरा मैं बच्चों के साथ जरा, जिन हजरात ने FA1 पढ़ी हुई है जरा थोड़ा सा FA2 पढ़ रहे हैं वो जरा जरा मैं बच्चों को सर अपने साथ मिला लूँ जरा, कहीं ये इस चीज से डिसएग्री ना करते हैं कि हमें क्या पता जर्नल क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड सबने सुना हुआ ना? तो सबसे पहले मैं जरा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग
और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है इसमें बेसिक्स एक डिफरेंस क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा अकाउंटेंट्स का फोकस होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब वर्ड बोला जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पता है सबको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। अब जो हजरत पीआरसी से आ गए हैं आपने तो ये 2 स्टेटमेंट्स बनानी वहां सीखी होंगी। हाँ डेफिनेटली जो FA1 में आपको बाकी स्टेटमेंट्स बनानी भी आती हैं, लेकिन बाय नेम तो होपफुली सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 नाम आते होंगे। चेंजेस इन इक्विटी भी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी है, नोट्स वगैरह भी होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मकसद होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इसलिए बना जाता है ताकि ट्रायल बैलेंस को सामने रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली जाएं यूजर्स के लिए, और यूजर्स में सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट यूजर बिजनेस का ओनर होता है। और अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का ओनर है शेयर होल्डर कहलाता है। तो हम एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट शेयर होल्डर्स या यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इट मींस हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर बैंक सुना होगा आपने, लेंडर्स, कस्टमर, सप्लायर्स। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ये सारा इस सब्जेक्ट का फोकस ये है कि मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को कैसे चलाना है। इन वर्ड्स को थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो कॉस्ट मींस बिजनेस में जो चीजें बन रही हैं उनकी कॉस्ट, या बिजनेस अगर चीजें खरीद रहा है तो वो कितने की आ रही हैं। बिजनेस में चीजें जो खरीदी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, अगर उनकी कॉस्ट आपको पता होगी तभी फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके अपनी सेल प्राइस का डिसीजन ले सकते हैं। तो बिजनेस में बिजनेस की मैनेजमेंट ने चीज कितने पे बेचनी है, सेल प्राइस डिटरमिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो चीज खरीदी है या जो बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी है। तभी फिर आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि उसमें मैंने कितना प्रॉफिट ऐड करके अपनी सेल प्राइस डिटरमिन करनी है। तो हमारा इस सब्जेक्ट में सबसे पहले मेन फोकस होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ताकि फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके क्या बना सके, हम सेल प्राइस डिटरमिन कर सके। फिर आगे एक वर्ड आ रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती है जो बिजनेस को जिसने चलाना होता है। मैनेजमेंट ने फिर ये भी करना होता है कि बिजनेस में जो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस है, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस मींस जो चीजें खरीदी जा चुकी हैं, ऑलरेडी खरीदी गई हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट फिर बिजनेस की प्लानिंग भी करती है कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, फ्यूचर में अगर गुड्स बनाए तो कितने की बननी चाहिए। तो मैनेजमेंट का फोकस फिर फ्यूचर पे भी होता है, पास्ट के साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी फिर हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है। एक तो ना कि चीज जो खरीद ली है उसकी कॉस्ट क्या है, और एक ये है कि फ्यूचर में कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो ये फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीच में एक वर्ड आ जाता है। इस सारे सब्जेक्ट में हम अकाउंटेंट्स का फोकस ये होता है कि बिजनेस की मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें कि कॉस्ट कितनी चीजों की आ रही है, सेल प्राइस कितनी है, देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है, कितनी है और कितनी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होगी। हमारा कोई एक्सटर्नल ओनर्स या शेयर होल्डर्स की तरफ फोकस नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारी बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए होती है। मींस हमारा फोकस बस बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस की मैनेजमेंट को हमने एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये हेल्प करनी होती है कि गुड्स की कॉस्ट ये है, ये प्रॉफिट्स होंगे, ये सेल प्राइसेस हैं, तो ताकि बिजनेस को रन करने में मैनेजमेंट को आसानी हो सके। तो सबसे बस इंपॉर्टेंट फोकस डेफिनेटली बहुत डेप्थ है, वो तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे चलेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोकस है वो एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस सारा बिजनेस की मैनेजमेंट की तरफ है। बाकी बेटा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो चुका है, आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में पीआरसी में कुछ पढ़ लिया हुआ है, और उसी की फिर एक्सटेंशन है जो FA1 में आगे पढ़ेंगे आप। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ये आपके लिए इस वक्त बिल्कुल ही नया है। मींस इसमें कोई इस तरह की कोई चीज, लेकिन शायद आपने वैसे पीआरसी में मैंने एक दफा सुना था कि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट शायद आपके सिलेबस में है। कभी सुना है बट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट? सुना हुआ है यार। तो वो थोड़ी सी चीज बस वहीं से शायद हम ऑनवर्ड आर्ट्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत बेसिक्स आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के बिल्कुल आप बेसिक्स शायद, बल्कि मैं सही तरह से अगर कहूँ तो शायद बेसिक्स का भी सही तरह से आइडिया नहीं है। मीन्स टू से इन अदर वर्ड्स ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो अकॉर्डिंगली उसी तरह फिर हम अपने जहन में ये चीज जहन में रखते हैं कि हमने बिल्कुल एक नई चीज जीरो से स्टार्ट करके आगे चलनी है। नंबर 2 दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जहन में रखनी है वो ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और जो इसका पेपर है
क्योंकि असल में ये नई चीज़ भी आप लोगों के लिए है, उसके साथ साथ इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। सिलेबस अभी आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करता हूँ उससे, और इसमें फिर मैथ्स बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये 3-4 जो डिफरेंट चीज़ें हैं, मैथ्स की एप्लीकेशन है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें भी नहीं हैं, उसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है, एक तो वैसे ही ज़रा थोड़ा सा टफ हो जाता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं। तो जितने भी शायद पूरे कैफ में आपने शायद मेरा ख्याल है सुना भी होगा किसी से, तो कैफ वर्क किसी स्टूडेंट से भी अगर आप पूछेंगे, फिर आई कैप जिस तरह का पिछले 2-3 सेशन से पेपर दे रहा है, तो पेपर का भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पेपर दे रहा है। तो इन बातों का जो अब मैंने सामने चीज़ें रखी हैं, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमें ये रियलाइज करके ही आगे चलना है कि इस सब्जेक्ट में अगर हमने अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्म करना है, पास करना है, तो हमें पहले दिन से ही मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमने ठीक ठाक एफर्ट करनी है। और ठीक ठाक एफर्ट का मिनिमम स्टेप यही होगा कि किसी वजह से भी कभी कोई क्लास मिस ना हो। ये मिनिमम चीज़ है जो आपने इंश्योर करनी है कि कभी भी आपके, अब जिन हजरात ने फिजिकली एडमिशन लिए, ये अंडरस्टूड बात है कि अब आपने फिजिकल क्लासेस ही लेनी है। होता ही है कि चंद दिन में फिजिकल क्लास होती है, उसके बाद फिर क्योंकि अब रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी साथ साथ अवेलेबल होती हैं, तो वो जहन में आता है कि चलो आज रहने देता हूँ, रिकॉर्डिंग है तो सही, लेकिन वो शाम को जाकर दिल नहीं करता रिकॉर्डिंग का, अगला दिन फिर भी सोचते हैं कि यार पिछला तो रहता है, आज भी रहने देता हूँ। तो वो चलता चलाता सिलसिला, फिर वो लेक्चर पेंडिंग की तरफ भी दुनिया चली जाती है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो ये तो बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं है। तो मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड इज नंबर 1 कि कभी भी किसी सूरत क्लास मिस ना हो। हाँ, हम सब लोग इंसान हैं, ह्यूमनली कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसमें भी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी कभी नेक्स्ट क्लास में आप आए, तो जो पीछे हो चुका है, जो मिस हुआ था, वो कवर करके आए। द मिनिमम थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि क्लासेस में जो हो रहा है उसको आपने रेगुलरली क्लासेस के साथ ही कंप्लीट करना है। ये बातें यकीनन इस वक्त इनिशियली फॉर्मेलिटी सी महसूस होती है, लेकिन एंड में यही चीजें काउंट करती हैं। हर टॉपिक असल में दूसरे टॉपिक के साथ लिंक्ड है। अगर फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक का कोई एक क्वेश्चन भी रह जाए, तो उससे नंबर 1 तो वो टॉपिक खराब हो जाता है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती है। और फिर वही टॉपिक जब बाकी टॉपिक्स के साथ जाके मिक्स होता है, तो क्योंकि पिछला टॉपिक सही नहीं है, तो उसकी जो एप्लीकेशन नेक्स्ट टॉपिक्स में जाके आएगी, वो डेफिनेटली अगले टॉपिक्स भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब डेफिनेटली टाइम लिमिटेशन होती है, बार बार पिछली चीज़ों को जीरो से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश तो करते हैं कि पिछली चीज़ें साथ साथ रिवाइज हो सके, लेकिन वो डेफिनेटली जिस तरीके से फर्स्ट टाइम क्लास में डिस्कशन होती है, उसी तरह से सेम डिस्कशन दोबारा करना, आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है कि दोबारा पॉसिबल ही नहीं रहता है। तो अगर चीज़ें साथ साथ ना हुई हो, तो वो पूरा सिलेबस ही इफेक्ट होता है, और हम नहीं कुछ कह सकते कि एग्जामिनर ने पेपर कहाँ से देना है, किन टॉपिक्स को मिक्स करके देना है। तो अगर शुरू से ही आई होप कि मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लिया रहे कि बेस्ट एफर्ट करनी है, तभी मेरा ख्याल है कि शायद, बाकी मैं इंशाल्लाह साथ साथ भी आपको याद करवाता रहूंगा कि आपने पहले दिन में से क्या क्या बातें सुनी है, लेकिन आई होप कि आप भी जहन में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि रोज ये बातें याद कराई जा सकें। मेरा इस वक्त मकसद ये है कि ये पहले दिन से ही आपको रियलाइज रखना कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, ये वाकई बहुत ज्यादा सीरियस है, और इसमें एक सीरियस एफर्ट करेंगे तो बात आगे चलेगी। और डेफिनेटली अब जिन लोगों ने FA1 के साथ इस सब्जेक्ट को रखा है, कुछ हजरात तो होंगे ना जो FA1 पढ़ने के बाद कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं नहीं समझता है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ लेवल जरा इंक्रीज हो गया, आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली जरा शायद इजी टू अंडरस्टैंड होगा। लेकिन जिन्होंने FA1 के साथ रखा है, आपके लिए डेफिनेटली जरा ये शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंज हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा खासतौर पे ये पहले 15-20 दिन जो होंगे, इसमें हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इन बेसिक्स की डिस्कशन करते हुए खासतौर पर जो FA1 के साथ हजरात पढ़ेंगे, उन्होंने रेगुलरली मेरे साथ इन टच भी रहना है, क्लास के स्टार्ट में भी हो सकता है, क्लास की ड्यूरेशन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम एड्रेस कर सकूं, क्लास के एंड में भी मुझे अगर आप मिलना चाहें तो जरूर मिलें। साथ साथ मुझे आप लोगों ने खास तौर पर किसको इस वक्त कह रहा हूँ, इस वक्त मेरी बहस किससे रिलेटेड है, खास तौर पर जो FA1 भी पढ़ रहे हैं और कॉस्ट भी, मतलब साइमल्टेनियस FA1 और कॉस्ट का सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़ना है, तो आप लोगों ने मुसलसल मेरे साथ जरा इन टच रहना, ताकि मुझे भी जरा आइडिया हो सके कि कोई ज्यादा इश्यूज तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल लिंगर ऑन हम करेंगे, 2-3 दिन गुजर जाएंगे, पुरानी चीजें समझ नहीं आएंगी, तो ऑब्वियसली फिर आगे जाके भी वो चीजें सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो मेरे साथ जरूर इन्वॉल्व रहें, तो इंशाल्लाह मिलजुल के कोशिश करेंगे कि जो जो इश्यूज आ रहे हैं वो साथ साथ रिजॉल्व करें। दूसरा एक इस वक्त इशू ये भी है, इस वक्त रमजान चल रहा है, तो मेंटली शायद वैसे ही हम वो तकरीबन मेरे ख्याल और अभी नहीं भी तो 5-4 दिनों के बाद हम ईद के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो यकीन वो ईद की भी इंशाल्लाह छुट्टियां होंगी, अपने घरों को भी जाना है, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह वेल प्लान्ड है, वैसे ही होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छुट्टियों से पहले भी 3 छुट्टियां
और कम से कम, और छुट्टियों के बाद भी कम से कम कितनी, तो वो आई होप के 3 ही होंगी, लेकिन ये तो हमारे ज़हनों में वैसे ही सेट हुआ है। तो इस तरह बेटा पॉसिबल नहीं है। क्लासेस भी शायद इसलिए रखी गई हैं, वरना तो ईद के बाद भी हो सकता था। असल में सिलेबस इज जस्ट टू मच, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। शॉर्टकट नहीं है, जितने क्वेश्चंस होंगे क्लास में, जितनी चीज़ें डिस्कस होंगी, आप ये ज़हन में रखें, ये जस्ट मिनिमम होता है। क्लासेस में जो डिस्कस होता है ये जस्ट मिनिमम है, और इससे ज़्यादा शायद हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। क्लास भी कोशिश की है मैंने कि 2 घंटे की तरह कर लूँ, लेकिन इवन देन हमारे पास जस्ट ये अनफ टाइम ही है जिसमें हम एक अच्छी सी ऐसी एफर्ट कर सकते हैं जिसमें, ताकि हमारा पेपर इंशाल्लाह सही फाइनली सॉल्व हो जाए, और अल्लाह करे कि आपकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट ना हो, ये लास्ट अटेम्प्ट ही हो। ये बात किसी को समझ आई वैसे? आप में से कितने लोगों की ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? मेरे ख्याल में ये ना ही मुझे बताएं। ये मेरा ख्याल है सबको किस नीयत से याद शुरू करना चाहिए। यकीनन आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, लेकिन फर्स्ट के बाद तो खुदा ना खास्ता सेकंड एंड थर्ड भी शुरू हो जाती है। जिस तरह से एक लास्ट अटेम्प्ट समझ के एफर्ट किया जाता है, मेरा ख्याल है वैसे ही एफर्ट शुरू करनी चाहिए। किस दिन से शुरू करनी चाहिए ये जरा आप बताएं। जी बेटा, ये तो खैर आगे चल के इंशाल्लाह मैं चीज़ें बताऊंगा। ये प्योर न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी भी है, ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी साथ साथ। तो मेजोरिटी बहरहाल ये पेपर जो है न्यूमेरिकल ही सारा है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए भी कुछ ना कुछ पहले थ्योरेटिकली भी पढ़ना पड़ता है, फिर डेफिनेटली कुछ थ्योरी भी है जो पेपर में आ सकती है। तो वो तो इंशाल्लाह साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी साथ डिस्कस कर लेंगे। जी बेटा, मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लासेस ना मिस हो। नंबर 2 कह लें आप, जब भी कभी टेस्ट हो तो उन्हें काइंडली रेगुलरली ज़रूर टेस्ट के लिए भी सीरियस रहा जाए। होमवर्क्स अगर दूं वो भी कंपलसरी हैं। डेफिनेटली होमवर्क का ये मतलब नहीं होता कि 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, लेकिन होमवर्क तभी होता है शायद जब आइडिया हो जाता है टीचर्स को कि मोर देन 80-90% तक आप खुद कर सकते हैं। बाकी बीच में इश्यूज हों तो फिर वो डेफिनेट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी होंगे। तो अगर रेगुलरिटी रहे, मुसलसल डेली बेसिस पे क्लास में टाइम पे आए, पूरी क्लास में इन्वॉल्व रहें, होमवर्क्स हों ज़रूर घर जाकर ट्राई करें नेक्स्ट डे पे, ताकि डिस्कस हो तो बातें फाइनल हो जाएं। फिर टेस्ट हों उसके लिए टाइम निकालें। तो ये बातें तो होपफुली आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कर लेना ही शायद मेन चीज़ होती है, और समटाइम इसी में चैलेंज बन जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटी सी वाली बातें कर दी हैं, जहन में रहेंगी जी प्लीज़। ये मुबीन, ये जरा एक मैसेज एड्रेस कर दो, मैसेजेस खोल दो ये ताहा अकमल का। चलिए जरा सिलेबस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पेज जरा सामने रख लें। वैसे इस वक्त जितने भी ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे शायद आपके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम कुछ नाम तो एटलीस्ट हमारे जहन में आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो पेन जरा हाथ में रख लें। ऊपर तो एक ग्रिड बनी हुई है, उसमें कितने मार्क्स कहाँ से आएंगे वो तो शायद इस वक्त मेन इशू नहीं है। नीचे लिस्ट एक बनी हुई है 1 से लेकर 20 तक, तो उसमें आइए जरा ढूंढते हैं, शायद कोई एक आध चीज़ पुरानी भी मिल ही जाए। जी मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन हजरात ने FA1 के साथ कॉस्ट रखी है, आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये है कि आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग साथ साथ ना चलें। हाँ, ये जो FA1 से गुजर गए हमें लोग, ये फिर भी कंपेरेटिवली मेंटली तौर पे ज़रा फिर भी आप कह लें मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन इसका बहरहाल ये भी मतलब नहीं कि अब वो कल से छुट्टियाँ शुरू करते हैं जो FA2 वाले हजरात हैं। चैलेंज तो दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन शायद वो पिकिंग पावर एक होती है, जैसे जैसे आप आगे चलते जाए तो जरा कंपेरेटिवली पिकिंग पावर जरा इंप्रूव हो जाती है। उस तरह से प्रैक्टिस करते भी शायद टाइम कम लगता है। लेकिन FA1 वाले जो हजरात, असल में आप लोग जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो FA1 और कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों ने कभी भी पेपर बेस्ड आईकैप का पेपर नहीं दिया। पेपर बेस्ड इन सेंस पीछे तो MCQs देते रहे ना, अनलेस आपने को बी लॉ वगैरह का पेपर का भी अटेम्प्ट किया हो जो मतलब। लेकिन अगर PRC के फौरन बाद आप कॉस्ट तक जो हजरात आए हैं, तो आप लोगों को तो पहले सिर्फ MCQs पेपर्स देने का ही आइडिया है, आई कैप के MCQs पेपर देने का ही आइडिया है। लेकिन अब तो वो MCQs वाली गेम खत्म होकर वो पेपर बेस्ड, अब आई कैप का पेपर बेस्ड। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जिन पेपर से CA में आने से पहले यूज टू हैं, वहाँ तो चॉइसेस भी होती थी, पासिंग मार्क्स भी शायद उस तरह से नहीं होते थे। अब यहाँ चॉइस वाली बहस भी खत्म है। वहाँ जो पहले हम स्टडीज करते रहे मैट्रिक FSC में, वहाँ तो ये भी पता होता था इन टॉपिक्स में से नहीं आना, इनमें से आना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं। तो यहाँ तो इस तरह की बहस ही खत्म हो गई है। यहाँ तो सम टाइम महसूस ऐसे होता है कि
अगर किसी टॉपिक के 10-15 सवाल हो जाएं तो एक नया क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ही शायद ऐसा लगता है कि नए सिरे से शुरू हो गया। तो यहाँ डेप्थ भी ज़्यादा है, चॉइस खत्म हो गई है, सिलेबस जितना है 100% कवर करना है, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती है, कोई गेस नहीं हो सकता है, पिछली दफ़ा जो आ गया था इस दफ़ा नहीं आना, इस तरह की कोई बहस नहीं हो सकती है। आई कैप को भी पता है कि बच्चों ने यही सोचा है पिछली दफ़ा आ गया था और इस दफ़ा नहीं आने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस तरह की कोई चीज़ें जिन चीज़ों से हम हिस्टोरिकली अपनी ज़िंदगी में यूज टू हैं, उस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो खास तौर पे जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आई कैप के पेपर का, ये एक्सपीरियंस ही और है, इस एक्सपीरियंस को कोई समझ ही नहीं सकता जो अभी वहां तक ना गया हो। जो हजरात वहां तक गए हुए हैं, आई होप कि वो मुझे जरा सेकंड कर सकते हैं इस हवाले से कि वहां जाके जो होती है, और खास तौर पे ये आपका ये जो पेपर्स का पैटर्न रखा हुआ है ना, उसमें पहले CMA का और बाद में FA1 का है, और तीसरा कौन सा रखा होता है आप लोगों ने, बी लॉ या टैक्स का? ऐसे ही होगा ना जिन लोगों ने 3 रखे हुए हैं, जिन्होंने FA1 और कॉस्ट रखी हुई थी, उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट होगा आपको? या मेरा ख्याल है टैक्स होगा या बी लॉ होगा। बी लॉ तो मेरा ख्याल है कि शायद पहले होता है। हाँ, अगर किसी का बी लॉ है वो तो कॉस्ट से पहले हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का टैक्स है तो मेरा ख्याल है वो कॉस्ट के बाद होता है। तो मतलब मीन्स उसे एक तो कॉस्ट का पेपर ऊपर से पहली दफा अगर आई कैप हॉल में जाएंगे, तो मैं आपको इस वक्त डेफिनेटली थोड़ी सी तो कोशिश कर रहा हूँ डराने की, लेकिन आई होप कि आप डरने की बजाय सिचुएशन की जो ग्रेविटी है, मतलब जो मसला है, उसे असल में समझें। तो हम पहले ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होंगे, तभी शायद आगे बहस हो सकती है। अब वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने CA ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली इसका आपका ऑब्जेक्टिव यही कि आपने CA कंप्लीट करना है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना सर? तो यकीनन जिन हजरात ने भी CA किया, CA शुरू किया है, जो मेरे सामने क्लास में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको, आप में से किसी को भी मेरे से मिलने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था CA स्टार्ट करने से पहले। तो इट मीन्स अब आपने जो रिस्क लिया है ये खुद से लिया है, वैसे ये ना मेरे पे नहीं आएगा। हाँ, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो आपने, जब आपको जिस जमाने में आपने CA स्टार्ट किया होगा उस वक्त आपको बड़े लोगों ने समझाने की भी कोशिश की होगी। एक दो बातें मैं जरा और खोल के जरा आपके सामने रख देता हूँ। आपको समझाने की कोशिश की होगी, क्या समझाने की कोशिश की होगी कि बड़ा आसान है यार, कर ले। ऐसा कोई नहीं मिला था, सबने यही समझाने की कोशिश की होगी बड़ा मुश्किल है ये और वो है, लेकिन आपने उसकी बात को हरगिज नहीं माना। आपके जहन में ये आया कि यार ये खुद नहीं पढ़ता होगा, देयरफॉर मुझे CA से रोक रहा है। ऐसे ही होता ना सर? तो हकीकत भी वही है, माशाल्लाह आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए आपके लिए इशू नहीं है। ये असल में मैं ज़रा पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कॉस्ट के हवाले से इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा डरा दिया। तो मैंने प्लीज़ आपको डराया नहीं है, लेकिन सिचुएशन क्या है, हकीकत क्या है, वो थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये गलत, ये डेफिनेटली देखें ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस ना लेने हो तो आप लोगों ने फिर BA किया, BA शुरू करना था। BA तो पता नहीं होता कि BA के नहीं, आपने जो CA स्टार्ट की है तो आप लोगों ने सब कुछ सुन के ही स्टार्ट किया कि ये मुश्किल ही होता है। ठीक है, बहरहाल ठीक है, आपने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया है, PRC में आपकी कोई हाई होप के रीजनेबल कोई बैकग्राउंड बन गया हुआ है, लेकिन रियल CA शायद कैफ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप असल में रूटीन अगर प्रॉपर बन जाए तो फिर वो शायद चीज़ें सारी ईजी हो जाती हैं। रूटीन अगर ख़राब हो जाए, शुरू से ही पढ़ाई की तरफ उस तरह से ध्यान ना दिया जाए, प्रॉब्लम तब बनती है, लेकिन साथ साथ डेफिनेटली चीज़ें मुश्किल भी हैं, इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। बाकी मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि मेरा ख्याल में बेटा अगर ये 4 सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करते हैं, मुझे डेफिनेटली कोई इतराज़ तो नहीं है, यकीनन आप कोशिश करें तो हो तो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मैनेज करना ज़रा टफ हो जाता है, क्योंकि एंड में रिवीजन भी करनी होती है, तो 3 भी अगर प्रॉपरली हैंडल हो जाए तो मेरा ख्याल है ये शायद ह्यूमन कैपेसिटी में बस ये 3 ही फिटिंग हो सकती है, हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है लोगों को। बहरहाल अगर आपने 4 रखे हैं तो इसका मतलब है आपको फिर जरा और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको डिस्करेज तो नहीं करता, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि शायद 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर कोई आपने रखा है तो या तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर कहीं भी महसूस हो 10-15-20 दिन बाद कि ये चारों सब्जेक्ट्स इकट्ठे मैनेज नहीं हो पा रहे, तो रादर देन कि इसे लिंगर ऑन किया जाए और एंड में जाकर डिसीजंस लिया जाए कि ये मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह से फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर आपने कोशिश करनी है चला के देख लें, 10-15-20 दिन मैक्सिमम, उसके बाद अगर महसूस हो कि मैनेज नहीं हो रहे, तो मेरी तो फिर सजेशन ये है कि 3 सब्जेक्ट्स शायद सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इसका ये मतलब नहीं कि 3 बड़े इजी होंगे,
3 में ही ठीक ठाक एफर्ट करनी पड़ती है। असल में नेक्स्ट सेशन भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेशन वैसे भी ज़रा गर्मियों का भी आ रहा है, और जो हजरात ज़रा लाहौर से बाहर वाले हैं, हॉस्टल्स में भी जो इन्वायरमेंट होता है, अभी शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जब लाहौर की ज़रा गर्मी जून जुलाई अगस्त में जाके काफ़ी ज़रा टफ हो जाता है, तो बी रियलिस्टिक, मेरा ख्याल है 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा शायद ज़रा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अगर आपने कोशिश की शुरू की है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप इमीडिएटली उसे अगर कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दें, लेकिन मैक्सिमम 15-20 दिन के बाद अगर महसूस हो कि मैनेज नहीं हो रहे हैं, देन मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा लिंगर ऑन करने की बजाय कोई राइट डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, बहरहाल इस तरह की बातें को फर्दर होंगी तो मुझसे आप अदरवाइज भी डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा सिलेबस का कम से कम आपकी इंट्रोडक्शन तो हो जाए। जी, जो हजरात मेरे सामने बैठे हैं, कोई अगर आपका कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो मेरे से, मेरा ख्याल है कोई खास बात तो नहीं हुई वैसे, तो समझ आ गई जो मैंने बातें की हैं। 3 चीजें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हैं कि 3 चीजें जहन में रख के पढ़ाई करें। नंबर 1, कोशिश करें रेगुलरिटी से हैं, छुट्टियां ना हो। नंबर 2, टेस्ट से पहले। नंबर 2, होमवर्क्स को सीरियस लें, घर जो काम क्लास में उसे घर आके रिवाइज करें। देन अगर कोई क्वेश्चन घर के लिए हो तो उसको सॉल्व करें, अपनी अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको आइडेंटिफाई करें, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस भी करें। और जब कभी टेस्ट हो तो उसके लिए प्लीज रेगुलरली टाइम निकालें। याद रहेंगे प्लीज? चले जी आए, एक जरा लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में कुछ तरह सब टॉपिक्स के मैं मेन आपको नाम जरा बता दूं। नंबर 1 पढ़े जी। नंबर 1 का शायद आपको पहले आइडिया है, अभी सुना है ये वर्ड 5-4 वेटेड एवरेज। आगे क्या लिखा है 5-4 वेटेड एवरेज के बाद? ये इन्वेंट्रीज के लिए बेटा लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें शायद उसी तरह की हैं जिस तरह की आपने IS2 इन्वेंट्रीज PRC में इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ी होंगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ जरा डेप्थ भी ज्यादा है और फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस का तरीका भी डिफरेंट है। देन उसके बाद आगे चलेंगे तो मेरा ख्याल है शायद ही आपको आगे कोई ऐसा वर्ड नजर आए जो आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा हो। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, ये इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 3 में शायद आपने वेरिएबल फिक्स वर्ड सुना हो कभी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक बीच में सेमी वेरिएबल भी लिखा हुआ है। चलते जाए आगे। मैंने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ये बिल्कुल नई चीज है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बिल्कुल नई चीज है। लर्निंग कर्व थ्योरी बिल्कुल नई चीज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, इन दो को इकट्ठा करके, 7-8 को इकट्ठा करके असल में एक चैप्टर का नाम लिखना, जरा साथ पेन रखना है आपने, एक डिसीजन मेकिंग के नाम से एक चैप्टर है। मतलब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अकाउंटेंट्स इन्हीं चीजों को एंजॉय करता है, कैलकुलेशंस, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे वर्किंग्स होनी, क्या डिसीजंस होने, मैथ्स इन्वॉल्व होता है बार बार। बाकी ये टॉपिक्स हैं क्या, डेफिनेटली इस वक्त मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ना उसकी जरूरत है, जस्ट कम से कम नाम तो हमारे सामने है। मेरा ख्याल है नंबर 9 में वर्ड्स आपने शायद सुने हो कभी, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये शायद आपको कहीं QM शेम में होगा मेरा। फिर नंबर 10 में प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स, ये ग्राफ्स हैं कुछ, बल्कि ऊपर भी चार्ट्स हैं साथ, तो ये चार्ट्स मीन यहाँ कुछ ग्राफ्स भी हैं। ग्राफ आते हैं इसमें PRC में कहीं, इकोनॉमिक्स में, PM में कहीं ग्राफ नहीं, रीजनेबली मतलब को थोड़ा सा बहुत आइडिया है इसका, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देन उसके बाद बेटा लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डायरेक्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट, यूजेज वेरिएंस, इसमें से जो 12 से लेके 17 तक जरा इकट्ठा करें। इनमें कॉमन वर्ड अगर आप ढूंढें 12 से लेके 17 तक, तो ये एक वेरिएंसेस की बहस है। तो एक मेन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है हमारा वेरिएंस एनालिसिस। अब ये क्या होता है वेरिएंस, कैसे एनालाइज किया जाता है, ये तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन 12 से लेकर 13 तक ये डिफरेंट वेरिएंसेस के आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेरिएंस मींस डिफरेंस होता है, वेरिएंस। उसके बाद फिर एंड में 18 में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ है। फिर नंबर 19 में एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है। इन अदर वर्ड्स सवाए नंबर 1 के, पॉइंट नंबर 1 के अलावा शायद आपने इवन नाम भी नहीं सुने हुए पहले, या फिर ब्रेक इवन मैक्सिमम कह लें, तो मीन्स से इन अदर वर्ड्स ये सब कुछ आपके लिए नया है। तो इस इन नई चीजों को कैसे हैंडल करना, तो आए मेरे ख्याल आज को थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर ही लेते हैं। रजिस्टर खोलें, एक और सेट आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसकी अभी शायद जरूरत नहीं है, अभी रजिस्टर का फर्स्ट पेज निकालेंगे, बस अपने पास रखना है साथ, ये पेजेस साथ रख लें, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी दूसरे सेट की फिर हम बताते हैं।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं नहीं सारे? शुरू कर लें पढ़ाई? हर सब्जेक्ट के लिए अगर रजिस्टर अलग हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। वो रजिस्टर में भी शायद आपके नोट्स बन रहे होते हैं। तो आज तो चलेगा नहीं भी, लेकिन कल से कोशिश करें कैलकुलेटर जरूर हो। कैलकुलेटर अलग अगर रजिस्टर हो सबसे बेस्ट है। कैलकुलेटर के नाम पे आई होप कि आपने मोबाइल नहीं निकाला। चले सर जरा आपकी प्रीवियस स्टडीज से ही मैं थोड़ा सा लिंक करके जरा आगे चीजें लेके चलता हूँ। तो अभी ऐसे डायरेक्टली लिखने की बजाय पहले मेरी जरा बात 5 मिनट जरा सुन लग रहा है। सब लोग जरा इन्वॉल्व रहेंगे प्लीज। देखिए आपके सिलेबस में बेटा जो जिन बिजनेसेस की काउंटिंग होती है उसमें एक तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। बिजनेसेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग क्या होती है? बिजनेसेस में कुछ बिजनेसेस में चीजें खरीद के बेची जाती हैं। मसलन जो अगर आप कभी भी कोई शॉप जहन में लाए, कोई मोबाइल शॉप जहन में लाए, तो मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है? उसने मोबाइल खरीद के रखे हुए हैं, मोबाइल उसने बनाए नहीं है। मोबाइल उसने परचेज किए हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं और फिर उसे सेल कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली जिस प्राइस से उसने खरीदे हैं उसी प्राइस पे नहीं बेच रहा। जिस प्राइस पे वो खरीदेगा उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे, ऐसे ही है। उसमें प्रॉफिट ऐड होगा फिर सेल प्राइस बनेगी। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी मीन्स चीजें खरीद के बेची जा रही होती हैं, परचेज करके सेल की जा रही होती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होगा? कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे जो चीजों को बना के खुद से बना के फिर सेल कर रहे होंगे। मसलन अगर होंडा कार्स बनाने वाली होंडा लिमिटेड फैक्ट्री के बारे में सोचा जाए, होंडा लिमिटेड फैक्ट्री, होंडा लिमिटेड का जो बिजनेस है, होंडा वाले क्या कर रहे हैं? होंडा कार्स बना रहे हैं और बना के फिर उन्हें सेल कर रहे हैं। तो अगर चीजों को खरीद के बेचा जाए तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, और अगर बना के बेचा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बड़ा शॉर्ट सा ही बस आपको आइडिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में है। आपने जो मेजोरिटी काउंटिंग की है खास तौर पे फाइनल अकाउंट्स वगैरह के टॉपिक्स में बड़े 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 सवाल सॉल्व करते रहे आप। एक ट्रायल बैलेंस होता था, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती थी, उससे क्या बनाना होता था आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नॉर्मली जो आपने वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैंडल किए हैं उनमें मेरा ओपिनियन, मेरा ख्याल ये है कि आपने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ा होगा। परचेजेस से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा जहन में बनाया, जरा बनाइए कभी जिंदगी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी शायद बोलते हैं। जरा बनवाएंगे उसका फॉर्मेट थोड़ा सा। मतलब मैं कोशिश यही करूंगा जो चीजें थोड़ी सी आपके जहन में है वहीं से हम आगे बढ़ सके हम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू होती है? सेल्स में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जस्ट एक मिनट इसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसे ही होता है। उसमें क्या प्लस होता है? परचेजेस ऐड होती हैं, यकीनन अगर रिटर्न्स हो तो लेस होती हैं। कैरेज इनवर्ड्स भी शायद होता है, कैरेज इनवर्ड्स ऐड होता है, आता है इनमें। तो ओपनिंग स्टॉक में जो भी परचेजेस या रिटर्न्स लेस करके नेट फिगर है, फिर कैरेज इनवर्ड्स अगर हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। मेन मेन अगर मैं समराइज फॉर्म में बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह सुना हुआ ना आपने? मैं फिगर्स नहीं लिख रहा, जस्ट जो भी फिगर्स होंगी उनकी बेस पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से क्या सॉल्व हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर सेल में से लेस कर देंगे, क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर क्या होता है, कंप्लीट करवाते हैं जरा। मेरा ख्याल है अदर इनकम भी शायद वर्ड पड़ा होगा। अदर इनकम की कोई एग्जांपल बताएंगे? हाँ जी, ऐड होगी अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम। असल में अदर इनकम मींस बिजनेस की मेन इनकम। अगर बिजनेस गुड्स बेच रहा है तो गुड्स बेचने से जो इनकम है वो तो सेल इनकम है। उस सेल इनकम के अलावा अगर बिजनेस में कोई भी इनकम हो गई है तो वो फिर अदर इनकम है। फॉर एग्जांपल कोई रेंट इनकम है, और वो तो शायद बच्चों को नहीं पता। एंड अदर इनकम की एग्जांपल्स कोई इंटरेस्ट इनकम है, बोले जरा दो तीन है, रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है। लेकिन शायद बेसिक कॉन्सेप्ट मीन अगर अदर इनकम का जहन में रखना हो तो दैट इज मेन इनकम के अलावा, बिजनेस की मेन इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम है तो वो बिजनेस की अदर इनकम कहलाती है। ठीक है प्लीज, मैं बहुत डेप्थ में नहीं अभी जा रहा, तो मेन कुछ हेडिंग्स आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इस अदर इनकम का क्या करेंगे आप? ऐड हो जाएगी यार। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या आता है? मेरा ख्याल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड पढ़े हुए आपने, एडमिन सेलिंग। मेरा ख्याल एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये नहीं पढ़े हुए? पढ़े होंगे यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से शुरू में कहीं आपने वर्ड सुने, उसके बाद जब आपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस किए होंगे तो फिर रादर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा ख्याल है कि सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इवन फाइनेंशियल चार्जेस, ये सुने हैं वर्ड्स? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वैसे तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड यूज किया उसमें तो सारे आ जाएंगे ये, लेकिन आपने शायद इन्हें डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ा होगा। तो अगर सजेस्ट, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? नहीं सुने हुए वर्ड्स, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, बताएं किस सीक्वेंस में पढ़ा हुआ, पहले क्या लिखते हैं, सेलिंग या एडमिन? नहीं कोई भी तो मैं तो लिख लूंगा बेटा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या पढ़ा। कोई भी तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपने क्या पढ़ा भैया? चले नहीं, एडमिन एंड सेलिंग, चले ठीक है, चले फिर मुझे मौका दे दो। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वैसे कहते किसे हैं एडमिन एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेशन होती है बिजनेस को रन करने का खर्चा, बिजनेस को चलाने के खर्चे, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल को एग्जांपल बताएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। कमीशन, कैरिज आउटवर्ड सुना होगा आपने वर्ड, कैरिज आउटवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर्स को चीजें बेचने के लिए, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, बेचने के खर्चे, चीजें बेचने के खर्चे। चलो आगे, फिर फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड होपफुली सुना होगा आप लोगों ने। फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट, क्या वर्ड सुना हुआ? फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो सकता है। ये इसका मीनिंग वैसे क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है, और इसके अलावा बैंक के अगर चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, इन अदर वर्ड्स बैंकों से रिलेटेड आपके खर्चे हैं, बैंक्स के साथ जो ट्रांजेक्शन्स की वजह से आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल यही होंगी चीजें। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट में अगर अदर इनकम प्लस हो जाए, एडमन, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस अगर माइनस हो जाए, तो फाइनली अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वाइस वर्सा अगर किसी वजह से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर नेट लॉस भी हो सकता है। तो आई होप कि मैंने कोई यहाँ तक नई बात नहीं की, लेकिन ये बेटा जो हमने डिस्कशन आपने को पहले सुनी हुई सारी, ये सारी ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से शुरू हुई, सुनी हुई। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है, चलिए आप भी नोट कर लें, मैंने फिर अपनी मेन जो डिस्कशन है वो मैंने फैक्टरिंग बिजनेस से शुरू करनी है। तो आप ऊपर से स्टार्ट करें फिर मैं नीचे कर देता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ रहे मेरे। जी बेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी वर्ड है, वो जरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम वर्ड यूज हो जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। वैसे तो बिजनेस सर्विस नेचर के भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग बिजनेसेस का थोड़ा सा आइडिया आपको पहले हो गया हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हमने बहुत डिटेल में कवर करना है इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। ये जो लास्ट लाइन तक वैसे हजरात बैठे कुछ नजर आ रहा है इस तरह?
हेडिंग्स लिखते हुए जरा बोल दें यार, जरा रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे जस्ट बोर्ड से देख के लिखना तो मेरा ख्याल है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अपने आपको तो ये आवाजें आनी चाहिए। मेरा ख्याल लिख लें जरा रिवाइज हो जाएगा बेटा। वैसे तो शायद कोई नई बात नहीं मैंने की है, लेकिन अगर लिख लें तो शायद थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा महसूस हो जाएगा कि वहीं से आगे चल रहे हैं जहां से आपको पता। जी, कॉस्ट ऑफ सेल सेल से लेस होगी। अगर सेल रिटर्न है तो डेफिनेटली सेल रिटर्न लेस हो जाएगी, सेल लेस सेल रिटर्न। जी नोट कर लिया प्लीज, तो नोट तो नहीं करा प्लीज। चले सर आए, आप आज अपनी मेन डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। जहां भी हैं नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद लिखें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी डेफिनेटली बेटा, अगर टैक्स होगा तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स लेस करके, मतलब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन करूँ। बाकी डेफिनेटली टैक्स भी होता है, तो फिर जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स कहलाएगा, फिर टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। डेफिनेटली बहुत सी चीजें भी हैं, मैंने जस्ट एक शॉर्ट सी समरी आपके सामने लिखी है। जी नेक्स्ट हेडिंग लिखें कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये अगर हेडिंग लिखनी है तो काइंडली लिखना छोड़ दें, पहले कुछ बातें मेरी जरा अंडरस्टैंड काइंडली कर लें। हम बेटा अज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन के हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं जिसमें क्लॉथ से हम, मतलब मैं एक आसान से एग्जांपल रखना चाह रहा हूँ जिसको हम सब लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स अज्यूम हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम शर्ट्स बना के सेल करें। तो शर्ट्स बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? क्लॉथ से सपोज हमने शर्ट्स बना के सेल करने का प्लान बनाया और ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डेफिनेटली बिजनेस की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा जरा लार्जर स्केल की बात करेंगे। अगर हमें ये बिजनेस करना है तो फिर हमें
एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहां पे हम क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, मींस क्लॉथ से स्टिचिंग करके शर्ट्स बना सकें, डेफिनेटली क्लॉथ कट करके स्टिच करके शर्ट्स बना सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस आपने बनाया तो फिर आपको एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फैक्ट्री। क्या ख्याल है? अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस हो तो आपको फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैक्ट्री, या किन बिजनेसेस में फैक्ट्री चाहिए होगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको एक फैक्ट्री चाहिए होगी, फैक्ट्री प्रेमिसेस चाहिए होंगे जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आपने बना के बेचनी होती है, कुछ टर्म्स अभी आएंगे वो मैं लिख रहा हूं लेकिन आप बाद में लिखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आपने बना के बेचनी होती है उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। रिपीट करेंगे क्या वर्ड बोला मैंने? अपने वर्ड्स में बताएं, फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? तो मेरी इस एग्जांपल में अगर ये हम बिजनेस करने लगे तो शर्ट्स क्या कहलाएंगी? फिनिश गुड्स। अगर आपका ये प्लान है कि आपने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बेचने हैं, तो जब मोबाइल्स आप मैन्युफैक्चर कर लेंगे वो आपकी फिनिश गुड्स होंगी। अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जब गाड़ी बना के बेच रहे हैं आप, जो गाड़ी बना के बेचेंगे आप, वो क्या कहलाएंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आप जिस चीज से बना रहे होते हैं, जिन चीजों से आप फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बोला जाता है रॉ मटेरियल। तो मेरी इस एग्जांपल में क्लॉथ क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल मींस जिससे फिनिश गुड्स बनानी, ऐसी चीजें जिसने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है। तो क्लॉथ हमारे इस केस में क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री की जरूरत होती है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आए जरा पेज पे, बोर्ड पे, आप जरा मुझे अपने बाद में पेज पे बाद में बनाइएगा, मुझे जरा बोर्ड पे अपनी एक फैक्ट्री बनवाएं। विजुअलाइज अ फैक्ट्री। तो बोर्ड पे जरा एक डायग्राम फॉर्म में कि फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट जरूरी हैं, वहाँ क्या क्या फंक्शन हो रहा होगा। कुछ लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी होंगी तो कुछ मैं भी आइडिया देता हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम आपकी अपनी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल क्लॉथ को फिनिश गुड शर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फैक्ट्री अगर आपने बनानी है तो सबसे पहले तो यकीनन नहीं बेटा लैंड होगी, सबसे पहले तो वही होगा यार। नहीं, मैं इससे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चले तो लैंड खरीदेंगे आप, लैंड पे उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ, बिल्डिंग में फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हम एकदम डिपार्टमेंट्स में जाने के बजाय फिर उन डिपार्टमेंट्स में मशीनें भी होंगी, वो सारी चीजें अपनी जगह। मैं जरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले को लैंड होगी। तो ये जो मैंने एक बॉक्स सॉर्ट ऑफ बनाया या रेक्टेंगल कह रहे हैं, ये सपोज हमारी फैक्ट्री की स्पेस है, इसमें यकीनन बिल्डिंग बनेगी, ऐसे ही होगा ना यार? तो आप उस बिल्डिंग को जरा ध्यान में रखें, उस बिल्डिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मैं करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर आप साथ साथ आगे सोचते रहिएगा। सबसे पहले फैक्ट्रीज में एक रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टोर रूम बनाया जाता है, तो जिसे वेयर हाउस भी कहते हैं। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम ये आप लोगों ने बनानी है, लेकिन काइंडली प्लीज पहले बनवा देना, जरा बात तो थोड़ा सा अंदर क्लियरली समझ आना। रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाने की क्या वजह होगी, इसे क्यों बनाया? अब देखिए बेटा, ये नहीं है कि हमें एक ऑर्डर मिले शर्ट्स का फॉर एग्जांपल, तो हम उस वक्त रॉ मटेरियल खरीदें, उसमें फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। नॉर्मली फैक्ट्रीज वैसे भी जरा कंपैरेटिवली शहरों से हट के बनाई जाती हैं, जरा स्पेस भी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वैसे शहरों में तो जमीन वैसे महंगी भी होती है, जरा जगह भी ज्यादा चाहिए होती है, जहाँ कंपैरेटिवली सस्ती जमीनें मिल जाती हैं, और अदरवाइज भी शायद लेबर भी उन इलाकों में जरा मिलना जरा आसान होती है। तो ऐसे नहीं होगा कि ऑर्डर आएगा तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आप रॉ मटेरियल का कुछ ना कुछ स्टॉक अपने पास रखेंगे, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े, कोई अगर ऑर्डर इमीडिएटली फुलफिल करना पड़ जाए तो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम का मकसद ये होगा कि इसमें हम रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से खरीद के अपने पास सफिशिएंटली रख लेंगे, ताकि जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन में जरूरत पड़े उसे हम इस्तेमाल कर लें। ये प्रोडक्शन, मैंने एक वर्ड बोला, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये सिंपल वर्ड्स होते हैं कुछ, लेकिन सही तरह अपने ज़हन में सेट कर, इसे मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग मींस चीजें बनाना। प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का नाम प्रोडक्शन है। शर्ट्स की प्रोडक्शन होनी है किसको इस्तेमाल करके? और रॉ मटेरियल क्लॉथ को इस्तेमाल करके। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में
रॉ मटेरियल रखा जाता है ताकि जैसे ही जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल किया जा सके। आप एक अकाउंटेंट के तौर पे ये सोचें, जरा जहन में लाएं जरा, क्या इस रॉ मटेरियल में हमारे अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में स्टॉक पड़ा हो सकता है? मतलब लेट्स अज्यूम हम अपना अकाउंटिंग पीरियड को रख लेते हैं जो स्टार्ट हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब तो सबको पता ना यार, अकाउंटिंग हमेशा किसी अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से हो रही होती है। 1 जुलाई सपोज 2023 से लेके हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होना है 30 जून 2024। अब अगर तो फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, अगर तो बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं तो इज इट पॉसिबल कि रॉ मटेरियल का कोई स्टॉक साल के शुरू में मींस 1 जुलाई को पड़ा हो? उसे हम अकाउंटेंट क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया हो? ऐसे ही होगा ना यार, कुछ परचेज करेंगे उसे अपने स्टोर रूम में रख लेंगे। देन क्या पॉसिबल है कि रॉ मटेरियल कुछ बच गया हो, ईयर एंड पे इस्तेमाल ना हो सका हो? उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर ये भी हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल नहीं किया, और रॉ मटेरियल हमने बेचना नहीं है, रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल करना है। तो रॉ मटेरियल को हमने कुछ रॉ मटेरियल को हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज या कंज्यूम भी किया होगा। तो अगर आपको मैं ये कहूँ, कंसंट्रेशन से प्लीज सुने जरा, अगर आपसे कहूँ कि साल के शुरू में 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा था ओपनिंग स्टॉक, 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हमने और परचेज किया, परचेजेस, तो 1 लाख पड़ा था, 5 लाख और परचेज किया, टोटल हो गया 6 लाख का। लेट्स अज्यूम ईयर एंड पे 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन फिगर्स की बेस पे कितना इस्तेमाल हो गया होगा? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि बेचना हमने क्या है, वो तो हम शर्ट्स बेचेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या फिनिश गुड्स बेचेंगे। तो जो बेटा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा उसने कहाँ इस्तेमाल होना है? रॉ मटेरियल स्टोर रूम के अंदर। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में इस्तेमाल नहीं होना, उसके लिए क्या किया जाता है? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जरा विजुलाइज करें, अगर हम शर्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो ये वो जगह होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जहां मशीनें लगी हुई हैं, स्टिचिंग होनी है, कुछ लोग बैठे हैं जो शर्ट्स को बनाएंगे, स्टिच करेंगे, बटन लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स के लिए जहाँ मशीनरी लगी होगी, मशीनें, सिलाई मशीनें वगैरह, उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? रॉ मटेरियल स्टोर रूम से फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके यूज हो रहा होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अब क्या कर रहे होंगे? वो क्लॉथ को कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन शर्ट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? इसमें फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की जा रही होगी। जब फिनिश गुड्स बन जाएंगी तो देन फिर फिनिश गुड्स को पहले ट्रांसफर किया जाता है फिनिश गुड्स स्टोर रूम में। ऐसे नहीं होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सीधा कस्टमर को, हो सकता है भी कुछ दिन हमने अपने पास रखनी हो इससे पहले कि वो सेल हो, कस्टमर के पास जाए। तो फिनिश गुड्स को रखने के लिए, फिनिश गुड्स मींस इस केस में जो शर्ट्स बना ली हमने, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो उनको अपने पास अगर हमने वक्ती तौर पर रखना है तो उसके लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए। जिस जगह पे आप रख रहे होंगे उस जगह को हम बोलेंगे फिनिश गुड्स स्टोर रूम। समझ आ रहा है प्लीज? कहां से चीजें आएंगी फिनिश गुड्स स्टोर रूम में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये नहीं हुआ कि हमने फिनिश गुड्स खरीद के अपने पास रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या खरीदा जाता है? रॉ मटेरियल, उसे फिर प्रोसेस किया जाता है, उससे प्रोडक्शन की जाती है और फिनिश गुड्स बनाई जाती है। जब तक फिनिश गुड्स सेल ना हो ये आपके फिनिश गुड्स स्टोर रूम में रहेंगी, और जब ये सेल हो जाएंगी तो फिर आपके फिनिश गुड्स स्टोर रूम से कस्टमर के पास सेल होके चली जाएंगी। वर्ड्स मेरे ओके प्लीज, समझ आ रहे हैं? अब जरा एक सेकंड के लिए फिनिश गुड्स स्टोर रूम में, जहनी तौर पे फिनिश गुड्स स्टोर रूम में, क्या यहाँ कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है? वो शर्ट्स जो पिछले साल बना तो ली थी लेकिन किसी वजह से भी सेल नहीं हो सकी, वो करंट ईयर के स्टार्ट पे क्या कहलाएंगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देन उसमें फर्दर जो फिनिश गुड्स बन के आ रही होंगी, परचेजेस नहीं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड उसमें ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की फिनिश गुड्स पड़ी थी पहले, 5 लाख रुपए की और शर्ट्स आपने बना ली, तो टोटल हो गई 7 लाख, ये प्रोड्यूस हुई है। अगर इसमें से 3 लाख रुपए की बच जाए तो 4 लाख रुपए की जो फिनिश गुड्स हैं वो फिर सेल में कन्वर्ट हो जाए। उसका फिर मैं नाम एग्जैक्टली आपको बाद में बताता हूँ।
लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस फिनिश गुड्स माइनस सोल्ड फिनिश गुड्स या माइनस कह लें क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सोल्ड फिनिश गुड्स भी पता चल सकते हैं। तो जिस तरह रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, इसी तरह फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पॉसिबल है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री एरियाज कह लें या दीज थ्री डिपार्टमेंट्स कह लें। रॉ मटेरियल स्टोर रूम का क्या मकसद है? रॉ मटेरियल रख लें तक जब तक उसने इस्तेमाल नहीं होना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर जब फिनिश गुड्स बन जाएंगी तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके रख लिया जाता है जब तक वो सेल ना हो जाए। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है प्लीज? तो ये तो बेटा तीन वो जगह हैं जो डेफिनेटली कंपलसरी हैं अगर आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर इसके अलावा फैक्ट्री में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं जिन्हें इस प्रोडक्शन को जरा इनडायरेक्टली सपोर्ट करना होता है। मसलन अच्छी फैक्ट्रीज में आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली, उस डिपार्टमेंट का काम ये होगा कि वो कॉन्टिन्यूसली जो चीजें बन रही हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सुपरवाइजर के तौर पे वहाँ लोग होते हैं जो सुपरविजन करते हैं कि चीजें सही क्वालिटी की बन रही है नहीं बन रही, और अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो उसे टाइमली बेसिस पे उसमें करेक्शंस की जाती हैं ताकि ये ना हो कि पूरा स्टॉक बन जाए और बाद में वो उस क्वालिटी का ना हो जिस क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए थी और इतनी सारी आपके फिनिश गुड्स को जाया हो जाए। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। उसमें से मैंने एक क्या नाम बोला? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। क्या यहाँ को फिनिश गुड्स बननी है? यहाँ क्या होना है? इसने क्वालिटी इंश्योर करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर बड़ी फैक्ट्री है और खासतौर पर अगर रिमोट एरियाज में है तो अपना ही कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ता है। मतलब मशीनों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप शायद अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मशीनें रुक जाएं, प्रोडक्शन रुक जाए, काम ना हो रहा हो, फिर किसी को बाहर से बुलाएं, वो आए, उसमें टाइम वेस्ट हो। तो अगर फैक्ट्री बड़ी है, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए है, तो अपना ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट? मतलब ताकि मशीनों में खराबी हो जाए, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंश्योर किया जा सके कि दोबारा मशीनें अपनी सही सिचुएशन में आ जाएं और प्रोडक्शन में ब्लॉकिंग ना हो। अब ये जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रही ये जरूरी होंगे, लेकिन आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पॉसिबल हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना दें। बात कुछ क्लियर है यहाँ तक? देन बेटा अगर फैक्ट्री की बात करें हम तो समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन एम्प्लॉयज को इंजरी का खतरा भी होता है। एम्प्लॉयज काम के दौरान कोई अगर उन्हें इंजरी हो जाए तो रादर देन के फिर उन्हें उस वक्त खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ है तो आप हॉस्पिटल्स में लेके जाएं, अपनी ही समटाइम्स एक स्मॉल सी को डिस्पेंसरी टाइप भी बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। प्लीज क्लियर है? डिस्पेंसरी में क्या होगा ना जी, मेडिसिन डॉक्टर्स वगैरह होंगे। अब यहाँ जो एम्प्लॉयज होंगे डिस्पेंसरी में उन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करनी है, लेकिन उन्हें सपोर्ट करना है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। इसके अलावा एम्प्लॉयज होंगे तो एम्प्लॉयज को फैक्ट्रीज में खाना प्रोवाइड करने का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वैसे एक एम्प्लॉय बन के सोचा जरा, एम्प्लॉयज को खाना मिलना चाहिए। सॉरी एक मिनट, इधर तो ठीक है ना। अब हमारी चीज नहीं बंद हुई थी, हमारी तो नहीं कोई चीज बंद हुई। जी बेटा ये अब जब मुझसे पूछे ना ओपनिंग प्लस इसका क्या नाम है, ये टेंशन ना ले, मैं इंशाल्लाह सारे नाम बताता हूँ आपको। तो जी अवैस एंड अदर भी एक तो है, तो आप रिलैक्स रहें। बस ये जो बातें चंद आपके सामने रख रहा हूँ ये जस्ट आपको एक आइडिया पहले दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ पूरी एक लिस्ट डिस्कस करता हूँ। फैक्ट्री, इंडस्ट्री और फर्म में जो डिफरेंस है अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। जाहिर साहब इस वक्त मेरे ख्याल इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बाकी सारी बातें होंगी। आज तो मैं जस्ट आपके सामने थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन रखना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल अगर फोकस इस पे कर लें, ये आवाज ठीक है ऑनलाइन? इस वक्त मैं इनिशियल जो थोड़ी सी डिस्कशन रख रहा हूँ अगर इसी के अंदर अंदर थोड़ा सोच लें, बाकी डेफिनेटली वो क्या होता है और वो क्या होता है वो तो इंशाल्लाह डिस्कस होते रहेगा। जी वो भी डिस्कस करता हूँ उसमें क्या क्या होता है।
तो ऐसा जरा कंटिन्यू। जी बात हो रही सर कैफेटेरिया की। कैफेटेरिया मींस एम्प्लॉयज को खाना प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या फैक्ट्रीज में कैफेटेरिया वैसे होना चाहिए? लेकिन एम्प्लॉयर बन के अगर सोचेंगे तो फिर भी होना चाहिए। एम्प्लॉयर बन के सोचें तब भी होना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त डेफिनेटली बिजनेस के एंगल से बात करें तो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज को खाना अगर प्रोवाइड करना तो कैफेटेरियाज भी बनाए जाते हैं। इसी तरह फाइनली अगर आप जैसे नेक लोग हों तो फैक्ट्रीज में आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो आप लोग के लिए नहीं है। आप जैसे नेक लोग अगर किसी भी जगह हो तो आप लोग यकीनन ये मैनेजमेंट से रिक्वायर करेंगे कि मस्जिद भी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जिनकी जरूरत पड़ती है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कह रहे हैं। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? यहाँ तक मैंने बात की है, डेफिनेटली भी और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ तक जो थोड़ी सी आपके सामने बात रखी है समझ आ गई प्लीज? ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? तो मेरा ख्याल अभी जरूरत पड़ेगी निश्चय में भी एक दो दिन जरा जहन में रखने की बजाय इसको जरा थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप। मैंने आपको इसलिए पहले नहीं लिखने दिया ताकि जरा आपको पता चल जाए कि अपनी कितनी स्पेस रखनी है, तो थोड़ा जरा खुला सा बनाइएगा। ये इस वक्त कोई एसी थोड़े चल रहे हैं और चलवाने की जरूरत तो नहीं, कंफर्टेबल है। जो रात बैठे हैं आपसे पूछो, ये पीछे चल रहा है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े मैंने एब्रीवेशंस बनाई हैं, अगर कोई ना वर्ड समझ आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। कि बेटा इस सब्जेक्ट को लर्न करने के बाद आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगी। इस सब्जेक्ट को पढ़ लेने के बाद हमारे में अंदर कौन सी स्किल आ जाएगी? इंशाल्लाह आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगी। सीए कर लेने के बाद आप में कौन सी स्किल आ जाएगी? सीए की स्किल आ जाएगी। जो सीए करता है इंशाल्लाह उसकी स्किल आ जाएगी। जी वेटिंग फॉर साइड, जब आप लोग लिखेंगे तो बताइएगा। लिख लें भी, मैं वैसे ही पूछ कह रहा हूँ। ये बेटा डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये तो शायद अभी कहना जरा सही नहीं है। असल में रिक्वायर्ड ये है कि डेली काम हर रोज का काम हर रोज कंप्लीट किया, तो उसमें कितना टाइम लगता है? मेरा ख्याल एक आध दिन जरा ठहरते हैं, 2-3 दिन जरा, जब जरा मेन चीजें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद
मेरा ख्याल है एटलीस्ट 2 घंटे तो निकलने चाहिए क्लासेस के अलावा हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन खैर मेरा ख्याल है आज तो इतने नहीं निकालने हैं। ऑफ रहने दें, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, आप ऑफ रहने दें, आप अपनी डायरेक्शन जरा चेंज करें। सॉरी जी, इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा नोट करना शायद रह गया था आपको, इधर ऊपर फैक्ट्री की तरह, ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड, सॉरी वर्ड शायद नीचे लिख लें उसके, अगर डायग्राम आपने बना ली उसके नीचे लिख लें, ये ऊपर लिखा था मैंने। हम अज्यूम ये करेंगे मतलब इस डिस्कशन में कि हम क्लॉथ एज अ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स शर्ट्स बना रहे हैं, मतलब ये डिस्कशन करते मैं ये शायद यूज करूंगा, इसलिए आप भी नोट कर लें। अगर ऊपर जगह नहीं भी है इसके नीचे भी लिख लें। और एक अकाउंटिंग ईयर मैंने अज्यूम किया हुआ, ये भी नोट कर लें। What is the purpose of this factory? ये फैक्ट्री का क्या मकसद है? चीजें बनाना, सही कह रहे हैं आप लोग, मैं वैसे ही तरह रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का मतलब इस फैक्ट्री का मकसद है मैन्युफैक्चरिंग। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ना करनी होती तो हम फिर फैक्ट्री ना बनाते। इस फैक्ट्री में जो कॉस्ट इंकर होगी, होगी वैसे भी कॉस्ट इंकर कहाँ? हर जगह होगी, हर जगह रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, एम्प्लॉयज होंगे तो लेबर की कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री का बिल, बिजली का बिल आएगा, क्या ख्याल है? रिपेयर मेंटेनेंस होगी, एसेट्स होंगे तो उनकी डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मशीनें मशीनें होंगी, मशीनों की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, गुड्स को बनाने में मशीनें इस्तेमाल होंगी, फिर मशीनों की इंश्योरेंस हो सकती है। तो सारे जितने ये भी खर्चे हैं, ये सब, इन खर्चों का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैन्युफैक्चर द गुड्स। इस फैक्ट्री को हमने इसलिए बनाया ताकि गुड्स बन सकें। ये बन गई डायग्राम? बन गया सर? नेक्स्ट हेडिंग लिखें सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि पहले वर्ड लगे, स्टेटमेंट ऑफ। आइडियली अगर स्पेस है हाफ पेज से ज्यादा फिर तो ठीक है, वरना अगर नेक्स्ट नहीं आधा पेज है फिर ठीक है, लेकिन अगर आखिरी चंद एक लाइनें रह गई तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। अगर स्पेस है हाफ से ज्यादा फिर तो ठीक है, लेकिन आखिरी लाइन से नहीं शुरू कीजिएगा। हेडिंग लिखें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में एक स्टेटमेंट बनती है, एक पेज बनता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी कॉस्ट फाइंड आउट की जाए। स्टेटमेंट मींस एक पेज है, स्टेटमेंट पे क्या कैलकुलेट होगा? स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो गुड्स बनाई गई हैं, जो गुड्स बनाई जा रही हैं, उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, इस पेज पे हम उसको लिस्ट डाउन अभी करेंगे। तो हम एक पेज बनाने लगे, एक स्टेटमेंट बनाने लगे जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट फाइंड आउट करने लगे। समझ आ गई प्लीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का बनाने का मकसद, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है वो हमें मालूम हो जाए। ठीक है बेटा? ठीक है सर? अब गुड्स को कहाँ बनाना है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गुड्स को बनाने में जितनी कॉस्ट आएगी अगर उसे हम लिस्ट डाउन करना है, फैक्ट्री में जो कॉस्ट आई है अगर उसे हम लिस्ट डाउन करना है तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सिंपल इज दैट। अब फैक्ट्री में बड़ा जो एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स को बनाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। बाकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं फर्दर बताता हूँ।
लेकिन फैक्ट्री में गुड्स को बनाने में 3 मेन कॉस्ट इंकर होती हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है। क्या ख्याल है, फैक्ट्री सामने रख ली है मैंने, इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1 क्या शामिल होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। नंबर 2 फिर इसमें लेबर कॉस्ट होती है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट, जिसे सैलरी कह लें आप, तो लेबर की कॉस्ट होगी। और नंबर 3 रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा जितने खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा जितने एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री के अंदर जितनी कॉस्ट इंकर होगी उन्हें 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, आपने वर्ड सुने हुए, मैं इंशाल्लाह वो वर्ड बोलने लगा हूं, लेकिन पहले मेन जरा आपके ज़हन में ला रहा हूँ। नंबर 1 रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी। नंबर 2 फिर लेबर के साथ एक डायरेक्ट लेबर का वर्ड होता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई भी खर्चा हो जाए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाता है। तो हमने इन्हीं कॉस्ट को इकट्ठा करना है। इन्हीं कॉस्ट को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब जरा साथ साथ लिस्ट डाउन भी करते हैं और मैं इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल। नहीं बेटा, उसकी वर्किंग आपके ज़हन में आ रही है, मैं इंशाल्लाह भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लिखें रॉ मटेरियल। एक फॉर्मेट है, जिन लोगों को आइडिया है सब अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं भी है आप भी मेरे साथ कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह भी ज़हन में आ जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे रॉ मटेरियल की और एक हेडिंग बन गई है। अब अपनी जरा फैक्ट्री के डायग्राम मैं जरा चाहूंगा आपके सामने लिस्ट बनती जाए और डायग्राम जहां जहां कहूंगा जरूर देखना। रॉ मटेरियल स्टोर रूम जरा जहन में लाएंगे। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, फर्दर खरीदा जा सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच भी सकता है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा उनसे फिनिश गुड्स बनी होंगी, या जो रॉ मटेरियल खरीदा गया होगा। अगर 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा और 2 लाख का रॉ मटेरियल अभी पड़ा है, सपोज ओपनिंग नहीं है, तो 3 लाख रुपया आना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, या 5 लाख का पूरा 5 लाख आना चाहिए। 2 लाख का बच गया है, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तब आएगा जब इस्तेमाल होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आती, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो रॉ मटेरियल की सेटिंग में सबसे पहले कैलकुलेशन की जाती है ताकि पता चल सके कितना रॉ मटेरियल गुड्स को बनाने में लगा। तो जितना रॉ मटेरियल गुड्स को बनाने में लगा उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल यूज्ड भी कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कह सकते हैं। उसकी वर्किंग कैसे की जाएगी अभी थोड़ी देर पहले शायद आपने मुझे बताया भी था। ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये वर्किंग, लिखे मेरे साथ साथ, ये शायद बात होगी थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल ऊपर हेडिंग लिखी हुई इसलिए मैं बात दोबारा नहीं लिख रहा नीचे। तो ओपनिंग स्टॉक साथ साथ फिगर अज्यूम कर रहा हूं मैं, बल्कि एक मिनट मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करना है, सॉरी एक मिनट। लेट्स अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1 लाख, प्लस क्या होगा आप ये बताएं, परचेजेस। अगर कोई रिटर्न्स हो, अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदने में कैरेज कॉस्ट है तो वही रॉ कैरेज इनवर्ड्स होगा, तो वो भी ऐड होगा। फिर शायद आपने सुना हो अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ है, अगर आइडिया नहीं भी है तो इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज। तो इन अदर वर्ड्स रॉ मटेरियल को खरीदने में जो टोटल कॉस्ट आई है वो रॉ मटेरियल की परचेजेस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं आइडिया जरा देता रहूंगा लेकिन सिर्फ शायद समराइज फॉर्म में लिखूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने, प्लस परचेजेस हो गया, माइनस और भी चीजें हो सकती हैं लेकिन मेन चीज पे आ जाए जरा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपीज है, तो देयरफॉर 1 लाख प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख क्या कैलकुलेट हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो गया। तो इसको मैंने एक नेक्स्ट लाइन में इसलिए लिख लिया ताकि इसके सामने इसकी हेडिंग भी आ जाए। तो व्हाट इज द फर्स्ट अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट आती है। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अदर थिंग्स इफ एनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक से इसकी एक वर्किंग हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल परचेज,
रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है उसकी हमने फिगर तक पहुंचना है, और उसके फिगर तक पहुंचने का तरीका ओपनिंग स्टॉक उठाएं, परचेजेस ऐड कर लें और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर लें। बात क्लियर होगी है प्लीज? तो काइंडली पहले थोड़ा थोड़ा मेरा सुनते रहा करें, जब मैं अपनी बात कंप्लीट करूं फिर डेफिनेटली आप लिखें, आप लिख लें, और साफ सुथरा जरा काइंडली फिगर्स मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ले लें प्लीज। यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, अगर थोड़ी सी स्पेस हो, एक मैंने छोटी सी ब्रैकेट बीच में बनानी है, मेरा ख्याल है अगर आपने मेरी तरह लिखा तो शायद थोड़ी सी जगह बच जाए, या नहीं? परचेज रिटर्न लेस ही करेंगे अगर होंगी, है परचेज रिटर्न ऐड करेंगे जी लेस करेंगे? लेस ही करेंगे यार अली, वही इंशाल्लाह करेंगे जैसे आपको आइडिया है यार, परचेज रिटर्न लेस ही होगी, परचेज रिटर्न नहीं करा तो लेस करेंगे परचेजेस में से। और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आपसे पूछता हूँ। डिस्काउंट रिसीव भी शायद होती है, लेकिन रहने दे अभी रहने दे, मेक द थिंग सिंपल फिलहाल। ये अगर स्पेस अगर है बन जाएगी ब्रैकेट एक। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है बेटा, इसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो रॉ मटेरियल है इसे डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इन अ सेंस कि ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बननी है, ऐसा मटेरियल जिससे डायरेक्टली फिनिश गुड्स बननी। तो रॉ मटेरियल आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस डायरेक्ट मटेरियल। एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही का एक और नाम है सॉरी, एनी कंफ्यूजन? कर लिए कंप्लीट? तो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट? चलें ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग लिखें। नेक्स्ट फिर होता है, इसमें ऐड किया जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब इसका क्या, मैं भी बताता हूँ, पहले जरा अगर लिख लें। अब मैंने आपको अभी एक और सेट दिया था, अगर उसको रख लें साथ, तरह कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस वहां से देख लें जरा, लिखने की बजाय। इसके स्टार्ट में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शायद हेडिंग लिखी होगी। मिल गया? थोड़ा सा नीचे आएगा उन हेडिंग्स में, थोड़ा सा नीचे आकर जरा ढूंढेंगे, डायरेक्ट लेबर कहीं लिखा नजर आएगा। बाकी ऊपर जो चीजें बाकी वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डिस्कस कर लेते हैं। ढूंढने जरा डायरेक्ट लेबर मिला कि डायरेक्ट लेबर, पढ़े इसके आगे क्या लिखा हुआ? सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अपने रजिस्टर में जरा फैक्ट्री की डायग्राम सामने रखें, फैक्ट्री की डायग्राम देखें बेटा। एम्प्लॉइज जो है वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी होंगे, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी कोई रॉ मटेरियल का इंचार्ज होगा, जो रॉ मटेरियल इन आउट को रिकॉर्ड भी कर रहा होगा और उसकी सेफ कस्टडी में भी होगा। इसी तरह फिनिश गुड स्टोर रूम में भी एम्प्लॉइज होंगे, क्वालिटी कंट्रोल में भी होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, इवन कैफेटेरिया में भी होंगे। एम्प्लॉइज तो पूरी फैक्ट्री में है, लेकिन डायरेक्ट लेबर उन एम्प्लॉइज की सैलरी को कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। दोबारा जरा डेफिनेशन पढ़े क्या लिखी हुई है। सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज डायरेक्टली
वो लोग जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व हैं, उनकी सैलरी के लिए वर्ड यूज होता है डायरेक्ट लेबर। इन अदर वर्ड्स वो एम्प्लॉइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, जो हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक क्लॉथ को स्टिच करके, कट स्टिच करके शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर के एम्प्लॉइज की सैलरी को बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। प्लीज क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द मीनिंग डायरेक्ट लेबर अपने वर्ड्स में? बोल दे, पता चल गया, पता चल गया। आए वापस जहाँ स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर समझ आ गया? अब लेट्स अज्यूम, फिगर में अज्यूम कर रहा हूँ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है सपोज 3 लाख रुपीस। फिगर्स जस्ट आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जरा अमाउंट हमारे सामने आ जाए। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट? रॉ मटेरियल। व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? डायरेक्ट लेबर। देन बेटा अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम, और डायरेक्ट लेबर को अगर प्लस कर लें, रॉ मटेरियल कंज्यूम को और डायरेक्ट लेबर को अगर आपस में प्लस कर लें, तो इस टोटल को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कोई अलग से नई कॉस्ट नहीं है। प्राइम कॉस्ट इज सिंपली सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट लेबर। इन दो फिगर्स को अगर प्लस कर लें तो जो टोटल फिगर आएगी उसका नाम होता है, एक नाम यूज किया जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट लेबर। इकट्ठे होते हैं हमेशा साथ साथ। एनी कंफ्यूजन? जी इकट्ठे सारे नोटेड है? देन जरा ये जो इस वक्त हम लिस्ट बना रहे हैं, ये जो पेज बना रहे हैं, इससे कि इसकी हेडिंग बता दें क्या है इस वक्त डिस्कस क्या हो रहा है। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के टोटल को कैलकुलेट करने के लिए एक पेज स्टेटमेंट बन रहा है। अपने सामने जरा फैक्ट्री की डायग्राम लाएं, जरा रखें, बार बार रखें, जहन में रखें इस तरह की चीजें। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे, उन सब को कलेक्टिवली बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल बताएंगे, एक दो भी मैंने बात भी की थी। रिपेयर मेंटेनेंस है, यूटिलिटी बिल्स है, डेप्रिसिएशन है। बेस्ट वे याद रखने का क्या है, किन दो के अलावा, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अलावा एंड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने फैक्ट्री में रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। आए प्राइम कॉस्ट के नीचे हेडिंग लिखें। मैं इस वक्त आपको बस एक शायद फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस फॉर्मेट पे इन एक्सपेंसेस को प्लेस किया जाता है। तो प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी फैक्ट्री ओवरहेड्स में अब एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनानी है। जरा बोलने शुरू करें ना जी। चले मैं शुरू करता हूँ, मेरे साथ शुरू करें। यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स किसे बोल रहा है मैंने? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल्स, फैक्ट्री की बिजली। अच्छा, सारा फोकस हमारा फैक्ट्री में ही है। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री की गैस, लाइटिंग, वाटर बिल वगैरह, फैक्ट्री के जितने बिल्स हैं उनकी बात हो रही है। फिगर्स में जरा छोटी छोटी साथ साथ अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 35,000, जस्ट समझाने के लिए छोटी सी। जी रिपेयर मेंटेनेंस लिखें। हाँ जी, पहले बेटा मेन पूरा कर लें, डेफिनेटली वो भी चीजें होंगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेट्स अज्यूम 15,000।
डेप्रिसिएशन, हाँ जी वो बेटा मैं बताता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत अनकॉमन सी सिचुएशन है, अगर कभी होंगे तो इंशाल्लाह वो भी लिख लेंगे। इंश्योरेंस वर्ड सबका पता है, सुना है? लेट्स अज्यूम इंश्योरेंस 15,000, लेकिन बहरहाल इट इज अंडरस्टूड कि ये सारी अमाउंट्स कहाँ की हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री के बिल्स, फैक्ट्री की रिपेयर, फैक्ट्री की डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री के एसेट्स की इंश्योरेंस इफ एनी। जी और इसके अलावा हाँ जी लिखें, दो वर्ड्स और लिखें, फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल एक वर्ड लिखें और देन एक इनडायरेक्ट लेबर। अब ये होती क्या है मैं अभी बताता हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर का मीनिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। लेट्स से 10,000 एंड सपोज 25,000। जी अगर फैक्ट्री आपकी रेंट पे है तो रेंट हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट। अगर लीज हो तो फिर क्या होगा जी, ये कौन सा में लीज हो? नहीं नहीं पता, पूछेंगे पता होगा नहीं। अगर लीज बटा होगी तो लीज का रेंटल होता है बेटा, ऑपरेटिंग हो या वो हो, एक्सपेंस होगा। ऑपरेटिंग लीज तो बिल्कुल रेंट होता है, रेंट। अब नहीं वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन काइंडली जरा पहले इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर में जरा एक्सप्लेन कर दूं, जरा नोट कर लिए। आप ये बताएं डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल सिंपली मींस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की बात हो रही है। और रॉ मटेरियल मींस ऐसी चीज जिससे फिनिश गुड्स बननी है। रॉ मटेरियल के अलावा अगर फैक्ट्री में कोई भी मटेरियल यूज हो जाए, रॉ मटेरियल के अलावा फैक्ट्री में अगर कोई भी मटेरियल यूज हो जाए, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल मशीनरी जरा ज़हन में लाएं, मशीनरीज को समटाइम्स मशीनरीज को ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह जिस तरह शायद बाइक्स का या गाड़ियों का ऑयल वगैरह चेंज करवाया जाता है। तो अगर किसी मशीनरी में ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स लगे मशीनरी को, तो वो डेफिनेटली अब शर्ट्स पे नहीं लगना वो ऑयल। तो एनी मटेरियल अदर देन द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। इस तरह कोई क्लीनिंग मटेरियल है सफाई के लिए, तो रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई भी मटेरियल है तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। अपने पास जरा वो सेट रखें दूसरा जो अभी पढ़े थे हम, उसमें जरा एक ढूंढे हेडिंग थोड़ी सी नीचे, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा। एनी मटेरियल अदर, मेन तो ये चीजें में रखनी है अपने, एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल। और एग्जांपल के तौर पे फिलहाल बस दो चीजें में रखनी है। एनी क्लीनिंग मटेरियल, सफाई के लिए अगर फैक्ट्री में यूज हो, मशीनों की सफाई या अदरवाइज फैक्ट्री की सफाई के लिए। एंड ऑयल एंड या ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी। बेहतरीन वर्ड्स क्या है मेरे नजदीक, किसके अलावा? तो रॉ मटेरियल के अलावा अगर का मटेरियल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह नीचे जरा पढ़ें, एक इनडायरेक्ट लेबर लिखा हुआ। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? असल में उस सैलरी को कहते हैं, ये भी क्लियर रखें, सैलरी के लिए वर्ड है ये। लेकिन उस सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो फैक्ट्री में एम्प्लॉइज हैं, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो, फिनिश गुड स्टोर रूम में हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी है वो कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट में डिफरेंस बस क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर के एम्प्लॉइज की सैलरी डायरेक्ट लेबर है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, फैक्ट्री के ही एम्प्लॉइज हैं, वो कहीं भी हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, तो उसे फिर इनडायरेक्ट लेबर बोल देते हैं। पढ़े जरा, सैलरी फॉर एम्प्लॉइज विद इन फैक्ट्री आउटसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक एग्जांपल लिखी हुई, लेकिन इसके अलावा रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो, फिनिश गुड स्टोर रूम में हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा अगर एम्प्लॉइज हैं तो उनकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर मींस इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। और इनडायरेक्ट लेबर इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखें अपनी तरफ फॉर्मेट जो आप बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, ये किस मेन हेडिंग में है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की मेन हेडिंग में।
सिर्फ कौन सी दो हेडिंग्स ऐसी हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अलावा है, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, बाकी कॉमन हेडिंग ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स चल रही है, उसी की फिर हम एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, वो भी वो फिर देख लेंगे कि सुपरवाइजर वहीं बैठा होता है या सुपरवाइजर अदरवाइज भी देख रहा है। तो अगर तो वो सिर्फ वहीं काम कर रहा है तो डायरेक्ट लेबर है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। नॉर्मली सुपरवाइजर्स वैसे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं, वो ओवरऑल होते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिंक नहीं है। बाय डिफॉल्ट फिर सुपरवाइजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट होगी। ठीक है, आप पूछ रहे थे जी। एक मेरे सामने एग्जांपल और आ रही है, आप लोग भी लिख लें जरा। फैक्ट्री रेंट, अगर बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट दिया जा रहा है। जी अगर ये प्रीपेड होगा तो एसेट होगा जी, रेंट ऑफ फैक्ट्री। सपोज द फिगर इज 30,000। अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, सब कुछ वही है इंशाल्लाह जो आपने पढ़ा हुआ। तो अगर इंश्योरेंस एडवांस में दी हुई है तो प्रीपेड है, और प्रीपेड अगर है तो डेफिनेटली फिर वो एक्सपेंस नहीं है, वो फिर एसेट है। एक मेरे सामने एक ये ठीक है प्री ये इंश्योरेंस, मैंने अगर इंश्योरेंस यहाँ लिखा तो इसका मतलब ये मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहा हूँ या एसेट्स लायबिलिटीज की लिस्ट बना रहा हूँ? मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहा हूँ, लेकिन कहाँ के एक्सपेंसेस की? बस शायद ये है। और जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उन्होंने, क्योंकि उनसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसलिए उन एक्सपेंसेस को शायद हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह रहे हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो उसी की लिस्ट बन रही है, ये सब एक्सपेंसेस हैं। मशीनरी जरा ध्यान में लाएं, जरा मशीनरी भी होनी चाहिए इस लिस्ट में। मशीनरी होनी चाहिए, उसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो मशीनरी कहाँ होगी? एसेट्स मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस वक्त हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन है जी, कैरेज आउटवर्ड्स आएगा? कैरेज आउटवर्ड्स किस नेचर का एक्सपेंस? उससे क्या होता है? वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो बेचने का खर्चा है। तो ये बेचने के खर्चे इकट्ठे नहीं हो रहे, ये बनाने के हैं। फिर डेफिनेटली सेलिंग एक्सपेंस भी होगा, लेकिन कहाँ, वो इंशाल्लाह मैं बात खुद फाइनल करता हूँ। यहाँ हम किस चीज के, बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, प्लीज आप भी क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है? जो चीजों को बनाने में कॉस्ट आई है उसकी एक लिस्ट बन रही है, और उस लिस्ट को बनाते हुए थोड़ा सा हम उसका फॉर्मेट बना रहे हैं। तो यहाँ तक तीन चीजें हुई हैं, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स में और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तक मेरा ख्याल है आज एक्सेट्रा लिख लें, कैलकुलेटर पकड़ें, हजरात के पास है, होगा सबके पास है। इसका एक सम कर लें। एक्सेट्रा मीन्स लिस्ट, और लिस्ट में और चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ी सी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। प्लस करने का लिए तो लास्ट लाइन में जरा टोटल बता दें। सरप्राइजिंग क्वेश्चन मेरा, लास्ट लाइन में से टोटल बता दें। 170,000 इज सम ऑफ व्हाट? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन फाइनली द सम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1,70,000। आपने कॉन्फिडेंस से बताया इसलिए मैंने लिख तो दिए, लेकिन आई होप कि आपने सही बताया। देन सर जब यहां तक हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाए स्टेटमेंट में, एक प्राइम कॉस्ट का टोटल किया हुआ हमने। प्राइम कॉस्ट में ऑलरेडी क्या क्या आ चुका है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर प्लस होके टोटल हो चुका है। अब अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्लस कर दें, रिपीट कर देना किसमें क्या प्लस कर दें? प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस हो जाए तो देन फिर फिगर का नाम होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। थोड़ा थोड़ा रिपीट करते नहीं, जरा चीजें ज़हन में सेट करें। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताइएगा सर। 8,70,000, 7 लाख प्लस 170। लेकिन इसके साथ बेटा स्लैश करके चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख लें, इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को दो नाम और भी दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, वो भी लिखें जरा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जा सकता है। वैसे सोचें कहा जा सकता है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैन्युफैक्चरिंग हुई है और उसकी जगह वर्ड यूज कर दूं, या उसकी जगह वर्ड यूज कर दूं प्रोडक्शन हुई है, तो ये शायद सेम वर्ड्स मीनिंग देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन स्लैश करके एक और लिखें, इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिखते हुए जरा सोचें कि फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट हमने इकट्ठी कर ली है, फैक्ट्री का सारा खर्चा क्या इकट्ठा हो गया, रॉ मटेरियल हमने लिखा, डायरेक्ट लेबर लिखी, और इन दो के अलावा जो हो गया था, जो रह गया था, वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से लिख दिया। तो फैक्ट्री में अब कोई भी अमाउंट ऐसे नहीं है जो रह गई हो। तो दिस 8,70,000 मीन्स टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एज वेल एज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। मीन्स उसे 870,000 के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट तीनों तरीकों से बोला जाता है। कॉमनली हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड यूज कर लिया करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली भी वर्ड ज़हन में रखने हैं, क्या भी कह सकते हैं और क्या भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं और इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एनी कंफ्यूजन जी प्लीज यहां तक जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन बेटा इसके बाद इसमें फिर एक एडजस्टमेंट होती है फर्दर, फाइनली दो एडजस्टमेंट्स और होती हैं वर्क इन प्रोसेस की। तो वो क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं उसके लिए तो शायद हमें टाइम ना मिले, लेकिन आज कम से कम हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं। तो अपनी जरा डायग्राम अपने सामने रखें जरा अपने रजिस्टर में करनी जरा डायग्राम। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है उसको समझने से पहले बताएं रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, जिससे फिनिश गुड्स बनानी। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं, जो कंप्लीटेड गुड्स हैं वो फिनिश गुड्स हैं। लेकिन ईयर एंड पे हमने एक अकाउंटिंग ईयर अपना अज्यूम किया हुआ है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। इन डेट्स को अज्यूम रख के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखें जरा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है। क्या ये पॉसिबल है कि पिछले साल के एंड पे, मतलब पिछले साल के एंड से शुरू करते हैं, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर हमारा बिजनेस का नहीं है, पिछला साल भी रेलेवेंट था, तो लेट्स अज्यूम क्या, बल्कि आप पहले क्वेश्चन जरा उठा लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि पिछले साल के एंड पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ शर्ट्स बन रही हों लेकिन अभी 100% कंप्लीट ना हुई हो। फॉर एग्जांपल कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जिनकी थोड़ी सी स्टिचिंग रहती है, या इवन को बटन लगा नहीं रह गए। रॉ मटेरियल तो कहेंगे अपने इस एग्जांपल की बेस पे क्लॉथ इज रॉ मटेरियल, जिस पे भी काम हो ही नहीं रहा वो रॉ मटेरियल है। 100% कंप्लीटेड जब शर्ट्स हो जाएंगी तो वो कहलाएंगी फिनिश गुड्स। लेकिन अगर लेस देन 100% फिनिश गुड्स हो, वो 1% काम भी रहता है, आधा % भी रहता है, कुछ ना कुछ अगर काम रहता है, तो ऐसी चीजें ना तो रॉ मटेरियल कहलाएंगी और ना ही फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल किसे कहेंगे, जिसपे कोई काम ना होगा, जो सिर्फ रॉ फॉर्म में सिर्फ क्लॉथ है, जिसपे फर्दर स्टिचिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, कटिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा है। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में वो चीजें होंगी जो 100% कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन अगर काम अभी कंप्लीट नहीं है, लेस देन 100% गुड्स हैं, लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स हैं या सेमी फिनिश गुड्स हैं, तो उनको फिर बोला जाता है वर्क इन प्रोसेस। कुछ वर्ड समझ आए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग वर्क इन प्रोसेस? लेस देन 100% कंप्लीटेड, काम अभी जारी है। तो पिछले साल के एंड पे लेट्स अज्यूम अगर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। क्या मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? पिछले साल के एंड पे जो शर्ट्स जिन पे काम अभी हो रहा था, वही शर्ट्स नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में क्या कहलाएंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस?
पीरियड के स्टार्ट पे वो फिनिश गुड्स जो भी 100% कंप्लीट नहीं है। इसी तरह हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे भी वर्क इन प्रोसेस में चीजें हो सकती हैं, उन्हें फिर क्या कहेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आप ये बताएं, ये सारी डायग्राम ध्यान में रख के, ये वर्क इन प्रोसेस अगर होगा तो ये होगा कहाँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। रॉ मटेरियल होगा तो स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होगा। फिनिश गुड्स के स्टोर रूम में होंगी। लेकिन अगर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काम हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में समटाइम्स वर्क इन प्रोसेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसी फिनिश गुड्स जो अभी 100% कंप्लीट नहीं है। अब जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ शर्ट्स पे पिछले साल के एंड तक 80% काम हो गया था, तो वो पिछले साल के एंड पे क्या कहलाएंगे? गुड्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। 80% हो गया था। हमारे वाले पीरियड में फिर उन पे फर्दर कितना होगा? 20% और होगा, तो वो 100% कंप्लीट कहलाएंगे। तो जब तक लेस देन 100% है तो वो गुड्स वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगी। अगर पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में वर्क इन प्रोसेस आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे उसे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहेंगे, और करंट ईयर के एंड पे अगर गुड्स अभी इन प्रोसेस हैं तो उन्हें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस सिंपली मींस हम सेमी फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। उनकी फिर एडजस्टमेंट कैसे होती है, इसके लिए मेरा ख्याल है आज हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, मुझे ज़रा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। आप सिर्फ छोटा सा एक काम ये करें, जिस जगह आप स्टेटमेंट में पहुंचे वहां बस 2 हेडिंग्स लिख के उड़ जाइएगा। इंशाल्लाह फिर ये डिस्कशन कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ ये लिख लें इसके नीचे, किसके नीचे कहाँ पहुंचे मैम? टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आप सिर्फ ये बोल दें अपनी जरा डेट देख के, मैंने ईयर एंड आपके सामने बनाया था अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस किस डेट पे होगा हमारी इस क्वेश्चन के मुताबिक? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में किसे कह रहा हूँ? 1 जुलाई 2023 पे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में किसे बोल रहा हूँ? 30 जून 2023। अब इनकी बेस पे यहाँ एडजस्टमेंट होनी क्यों है, कैसे होनी है, फिगर्स क्या होंगी, वो मैं आज इसलिए बहस पे नहीं जा रहा कि जरा टाइम आज सफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ तक बिफोर वर्क इन प्रोसेस कोई मेरी बात में आज से रिलेटेड, तो मेरी चीज बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी प्लीज? बाकी वर्क इन प्रोसेस इंशाल्लाह क्या होता है कल इंशाल्लाह यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन अगर है? अभी डेफिनेटली कुछ दिन हमें शायद जरा बेसिक्स रिवाइज करके आगे चलना है, तो अभी कोई होमवर्क तो नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कल क्लास में आने से पहले आप थोड़ा सा कम से कम जो आज हुआ है उस जरा एक नजर देख के रिवाइज करके आएंगे। इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डेट मैंने एग्जांपल बनाते हुए 1 जुलाई लिखा था। अपनी इस एग्जांपल के बेस पे 1 जुलाई ओपनिंग है और 30 जून पे जो स्टॉक होगा वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? ये मुबीन पेजेस वगैरह मंगवा लो, पेजेस F1 किधर करवा दो जरा, बुला लो जरा, डिस्ट्रीब्यूट करवा लो ये बैठा दो, अगर जगह होगी तो बैठा दो। पहले बैठा लें, बाद में देखें। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में आती है, वहीं आ रही है। आप इंशाल्लाह मैं कल बात पूरी करता हूँ, इंशाल्लाह वहीं पे आएगी, डेफिनेटली एक्सपेंसेस में आएगी। ये फैक्ट्री का अगर फर्नीचर है, ये उसमें वुड फिर डायरेक्ट मटेरियल है। ये कील वही होंगे इंशाल्लाह जो फिर डिस्कस करेंगे। इन मटेरियल आइटम्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाती हैं, तो इंशाल्लाह भी बातें करते हैं। नहीं, मैं पूछा था कोई क्वेश्चन अगर किसी का। ये फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हो गए, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गए। कैफेटेरिया का अगर कोई मटेरियल है वो इंडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, और कैफेटेरिया का कोई एक्सपेंस है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में उसके एम्प्लॉइज की सैलरी भी आ जाएगी और मटेरियल वहां आ जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर में चीजें आती हैं। ठीक है जी, लॉसेस इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे।
ये एड्रेस हो गया क्वेश्चन सब पे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जी मैं जॉब भी करता हूँ, सप्लाई चेन और इन्वेंटरी मैनेजर हूँ कंपनी में। मुश्किल होता है, 1 घंटा कर लूँ तो और हो जाएगा। मैं एक ही पेपर लूँगा या 2 टेक्स्ट। नहीं, आपने FA1 पढ़ा था? वो फिर अकाउंटिंग आप फिर पहले R1 पढ़े, ऐसा तो नहीं समझ आ गया। पहले R1 पढ़ेंगे तो कॉस्ट समझ आएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट रखना पहले सिर्फ R1 रखें, कॉस्ट